हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे हिंदी काव्य के भेद के ऊपर। इसे दूसरे शब्दों में हिंदी काव्य रूप भी कहा जाता है। और आज का जो लेक्चर है आपके आगामी परीक्षा टीजीटी, पीजीटी हिंदी और असिस्टेंट प्रोफेसर्स के एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा साक्षात्कार इत्यादि में भी हिंदी काव्य के भेद से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। और मेरी हर वीडियोज लेक्चर में यही कोशिश रहती है कि आपकी तैयारी लिखित परीक्षा के दृष्टिकोण से तो चलती ही रहे, इसके अलावा जो इंटरव्यू में सवाल पूछे जाते हैं, साक्षात्कार के दौरान सवाल पूछे जाते हैं, जो भी अनुभव रहा है हमारा, उसके दृष्टिकोण से आप सभी की भी तैयारी हो सके। तो हिंदी काव्य के भेद से संबंधित प्रायः परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। जैसे जैसे ही हम इस लेक्चर में आगे बढ़ेंगे तो और क्लियरिटी होगी। तो चलते हैं, सीधे बात करते हैं कि हिंदी काव्य के भेद या काव्य के रूप में किन किन चीज़ों का हमें अध्ययन करना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हमने नोट्स बनाया था, हिंदी व्याकरण एक अध्ययन। इसमें काव्य के भेद पर चर्चा की गई है कि काव्य के दो भेद होते हैं। ठीक है, हो सकता है कि कई जगह इसको प्रकार लिख दिया जाए, तो दोनों को आपको तकनीकी रूप से समझना है कि भेद और प्रकार दोनों एक ही है। अगर तकनीकी शब्दों में जाएंगे तो फिर आपको दिक्कत होने लगेगी। इसी तरीके से जब हमने छंद पर चर्चा किया था तो मात्रिक और वाणिक छंदों की हमने बात कही थी। तो कुछ बच्चों ने कमेंट्स किया कि वर्णिक होता है या फिर वाणिक होता है। तो ध्यान में रखिए कि जब भी कोई शब्द विशेषण बनता है तो उसके शुरुआती जो अक्षर होता है उसमें आ की मात्रा हो जाती है। जैसे हमने लिखा समाज, तो ये नॉर्मल है, लेकिन जब हम लिखेंगे सामाजिक तो आप देख रहे हैं कि कैसे ये चेंज हो जा रहा है, विशेषण के तौर पर ये यूज हो रहा है, तो इसमें आ की मात्रा लग जा रही है। तो वर्णिक छंद नहीं होगा बल्कि वाणिक छंद होगा। और यहाँ पर मात्रिक पहले से ही इसमें मात्रा शब्द लगा हुआ है, तो बहुत ज्यादा इसमें ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। आपने कुछ बच्चों ने कमेंट्स किया था जिसके कि जवाब में ये है, और भी लोगों को पता चल गया होगा कि कैसे शब्द बनते हैं या फिर निर्मित होते हैं। तो यहाँ पर हमने चर्चा की थी कि काव्य के दो भेद होते हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य के अंतर्गत आप देख रहे हैं कि नाटक विधा को रखा गया है। ये विभाजन उस जमाने में किया गया था जब हम काव्य के अंतर्गत सभी विधाओं को शामिल करते थे। यानी कि संस्कृत के आचार्यों के दृष्टिकोण से काव्य के जो दो भेद हम पढ़ रहे हैं वो संस्कृत के आचार्यों, जब भी हम संस्कृत के आचार्यों का नाम ले रहे हैं तो आपके दिमाग में तुरंत 6 संप्रदाय आ जाने चाहिए: रस, अलंकार, वक्रोक्ति, रीति, ध्वनि, ठीक है, और औचित्य। तो उन आचार्यों ने पहले तो काव्य किसे कहते हैं इस पर विचार किया था, सबका अलग अलग मत रहा, और वहीं पर भेद किया गया कि काव्य काव्य केवल अब वर्तमान समय में कविता के तौर पर जाना जाता है, लेकिन जब संस्कृत साहित्य आप पढ़ेंगे तो उसमें नाटक को भी काव्य माना गया है। ठीक है, काव्येषु नाटकम रम्यम, ये भी कहा गया कि काव्य में सबसे अगर कोई रम्य चीज है तो वो नाटक है। तो आचार्यों के दिमाग में आया कि काव्य कितने तरीके का हो सकता है, तो उनके दिमाग में आया कि दो तरीके का हो सकता है, यानी कि दो भेद किए जा सकते हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य जैसे ही मैं बोल रहा हूं आपके दिमाग में तुरंत आ रहा होगा कि ऐसा काव्य जिसे देखा जा सके। ठीक है, तो नाटक आप देख रहे हैं कि ऐसी विधा है कि इसको देखा भी जा सकता है और सुना भी जा सकता है। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या ये केवल दृश्य काव्य के अंतर्गत है या फिर दृश्य श्रव्य दोनों हो सकता है। तो इसको आप दोनों में रख सकते हैं, लेकिन अगर मुख्य रूप से अगर भेद किया जाएगा तो ये दृश्य काव्य के अंतर्गत ही आएगा। तो आप ध्यान में रखिए कि नाटक जो विधा है वो दृश्य काव्य के अंतर्गत है। और दूसरा जो भेद है काव्य का, श्रव्य काव्य। श्रव्य मतलब सुनने वाला, यानी कि जिसको सुनकर ही हम कल्पना कर सकते हैं और उसका आनंद उठा सकते हैं। उसके अंतर्गत उपन्यास को आप रख सकते हैं, उपन्यास हो गया, कहानी, ठीक है, कविता भी इसी के अंतर्गत है। हालांकि एक चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि वर्तमान दौर डिजिटल दौर चल रहा है, तो उसमें आपके दिमाग में अलग अलग चीजें आ सकती हैं कि बहुत सारी चीजें हैं जिसका कि फिल्मांकन किया जाता है। ठीक है, तो उसको अभी साइड रखना पड़ेगा। और
खासतौर से व्याकरण के दृष्टिकोण से देखना होगा कि काव्य के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। दृश्य काव्य जिसके अंतर्गत नाटक, श्रव्य काव्य जिसके अंतर्गत उपन्यास या फिर कथा साहित्य को रखा जा सकता है। तो अब धीरे धीरे आपके दिमाग में बातें बैठ रही होंगी काव्य के भेद को लेकर। एक बार मैं इंटरव्यू देने गया था, अभी बीपीएससी का इंटरव्यू देने गया था, तो वहां पर मुझसे एक्सपर्ट्स ने पूछा कि काव्य के रूप कितने होते हैं। तो आप ही लोगों की तरह सामान्य तौर पर मैंने भी रस अलंकार छंद की चर्चा करना शुरू किया। तो फिर उन्होंने दोबारा बलपूर्वक कहा कि नहीं, मैं काव्य के भेद को पूछ रहा हूँ, काव्य के रूप को पूछ रहा हूँ। तो आप जानते हैं कि इंटरव्यू में अलग तरीके का एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी रहता है और एक्सपर्ट्स के क्वेश्चन को सुनते ही थोड़ा सा मन में कंपन भी होती है कि इसका जवाब क्या हो सकता है, क्योंकि वहां पर खंगाल कर निकालना पड़ता है। तो ये एक अनुभव रहा है। अगर आपसे कोई पूछे कि काव्य के भेद या काव्य के रूप कितने होते हैं, तो आप बता सकते हैं कि काव्य के दो रूप होते हैं, दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य। आगे और चीजें क्लियर होंगी। अब श्रव्य काव्य के तीन भेद किए गए हैं, गद्य, पद्य, चंपू। तो अब धीरे धीरे तस्वीर क्लियर हो रही होगी कि दृश्य काव्य नाटक तक सीमित रहा और लेकिन श्रव्य काव्य का विस्तार हुआ, उसमें तीन विधाएं और शामिल हो गई, गद्य, पद्य, चंपू। गद्य क्या है, कई बार सवाल पूछ लिया जाता है, इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है और आपकी समझ के विस्तार के दृष्टिकोण से भी ये जरूरी है कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि आखिरकार गद्य क्या होता है और पद्य क्या होता है। सवाल पूछ लिया जाता है कि गद्य और पद्य में अंतर बताइए, तो हम वन लाइनर किताबों को और तमाम फैक्चुअल किताबों को खूब पढ़ लेते हैं, लेकिन ध्यान नहीं देते हैं कि गद्य और पद्य में अंतर क्या हो सकता है। ऑन द स्पॉट अगर कोई सवाल पूछेगा तो फिर हम वहां हचकिचाने लगते हैं या फिर घबराहट होने लगती है। लेकिन इस लेक्चर के बाद आपकी सारी जो भी संशय है, घबराहट है, वो दूर होने वाली है। पहले हम गद्य पर बात करते हैं। गद्य क्या है, छंद रहित होता है। इसके पहले हमने एक वीडियो लेक्चर बनाया था छंद पे, तो ध्यान में रखिए कि गद्य छंद रहित होता है, उसमें छंद नहीं होता है। गद्य में विचारों की प्रधानता होती है। जब भी आप गद्य विधा पढ़ेंगे, चाहे निबंध पढ़ें, आलोचना पढ़ें, कहानी पढ़ें, उपन्यास पढ़ें, तो उसमें विचारों की प्रधानता होती है। यानी कि गद्य का संबंध किससे है, विचार से है। यानी कि हमारे हृदय में, हमारे शरीर में एक होता है, लोग बोलते हैं कि मेरा दिमाग इसमें नहीं लग रहा है, दूसरा है कि मेरा दिल इस चीज को नहीं कर रहा है। तो दिमाग में विचार पनपता है और दिल में भाव पनपता है। तो आप देख रहे हैं कि गद्य क्या है, विचार पर आधारित है, यानी कि दिमाग इस पे ज्यादा हावी होता है। इसमें विचारों की प्रधानता होती है, जैसे कहानी, उपन्यास। पद्य क्या है, यह छंदबद्ध होता है, इसमें भावों की प्रधानता होती है, इसमें लय और संगीतात्मकता भी होती है। तो आप देख रहे हैं कि गद्य छंद रहित है, पहला पॉइंट ध्यान में रखना है। दूसरा है कि इसमें विचारों की प्रधानता है और गद्यात्मक रूप से कहानी, उपन्यास, निबंध, आलोचना इत्यादि को भी रख सकते हैं। पद्य क्या है, छंदबद्ध है, ठीक है, इसमें विचार के स्थान पर भावना की प्रधानता होती है, इसको ध्यान में रखना है। इसके बाद इसमें लय होती है और संगीतात्मकता भी होती है। तो जब भी आप पद्य या फिर कोई गाना सुनते हैं तो तीनों चीजें यहाँ पर आप, चारों चीजों बल्कि देख रहे हैं कि छंदबद्ध होता है, भावों की प्रधानता होती है, लय होती है और संगीतात्मकता होती है। अब पद्य के अंतर्गत बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रामचरितमानस का उदाहरण दिया गया है और पद्य विधा में जितनी भी आप कविताएं पढ़ रहे हैं। हालांकि आगे चलकर छंद मुक्त कविताएं लिखने का प्रयास किया गया, छायावाद के बाद से धीरे धीरे स्टार्ट हुई थी, उस पर हम कभी आगे बात करेंगे। लेकिन मुख्य तौर पर गद्य और पद्य में क्या अंतर होता है ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अपने नोट्स पे आप जो भी कॉपी बना रहे होंगे उस पे नोट करते जाइए और इसको अपने मन में बैठाते रहिए कि गद्य छंद रहित, विचारों की प्रधानता होती है इसमें, और पद्य में पद्य छंदबद्ध होता है और विचार के स्थान पर भावना की प्रधानता होती है, लय होती है, संगीतात्मकता होती है। इतना इंटरव्यू में आप बता देंगे तो सामने वाले को लगेगा कि नहीं, आपने अच्छे से पढ़ाई किया है और आपके जो फैक्ट्स हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, वो क्लियर है। तीसरी विधा है चंपू। नाम से एक बार आपके चेहरे पर हंसी आ रही होगी, कई लोग तो नाम भी रख देते हैं लोगों को जाने अनजाने में, चंपू, लेकिन इसका बड़ा अलग अर्थ है यहाँ पर। चंपू यह गद्य व पद्य दोनों का मिश्रित रूप है, ठीक है। यानी कि आचार्यों ने क्लियर नहीं कर पाया, उन लोगों ने क्लियर नहीं किया कि गद्य और पद्य अगर दोनों
में कोई रचना हो तो उसको क्या कहा जाएगा? तो उन्होंने अचानक, चंपू ऐसे लग रहा है कि अचानक ध्वनि निकली है और एक विधा के रूप में यहाँ पर रख दिया गया है। तो चंपू को आप ध्यान में रखिए कि जो गद्य और पद्य दोनों का मिश्रित रूप होता है। तो बहुत कम रचनाएं, बहुत ज्यादा नहीं है। खासतौर से यशोधरा का जिक्र किया जाता है कि ये चंपू काव्य। अब आपके दिमाग में यशोधरा के कवि, यशोधरा के मुख्य पात्र कितने, कब प्रकाशित हुआ था, ये सब चीजें आगे होंगी, क्योंकि मेरी कोशिश यही रहती है कि जैसे किसी रचना, रचनाकार इत्यादि का नाम लिया जाए तो आपके दिमाग में गूगल की तरह बहुत सारे तथ्य, वहां पर जानकारियां आ जानी चाहिए, जिससे कि आपको इंजॉय, आपको आनंद आएगा कि हमने ठीक पढ़ाई की है या फिर हमारी पढ़ाई ठीक चल रही है। वरना आपको बार बार मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए सेल्फ मोटिवेट होइए और आनंद के साथ पढ़िए। तो उम्मीद है कि श्रव्य काव्य के तीनों जो भेद किए गए हैं, गद्य, पद्य और चंपू, ये आपके क्लियर हो गए होंगे कि तीनों में क्या अंतर है। ठीक है, चलते हैं आगे, बात करते हैं। पद्य के भी दो भाग किए गए हैं, यानी कि जो दूसरा पॉइंट था पद्य, इसके दो भाग किए गए हैं, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य के अंतर्गत महाकाव्य और खंड काव्य आते हैं। कई बार बच्चे कमेंट्स करते हैं कि सर महाकाव्य, खंड काव्य, प्रबंध काव्य, इन सबको क्लियर कर दीजिए। तो अभी आप ध्यान में रखिए यहाँ पर कि प्रबंध काव्य के अंतर्गत महाकाव्य और खंड काव्य आते हैं। महाकाव्य पर हम आगे भी बात करेंगे, खंड काव्य पर भी चर्चा करेंगे। पद्य का जो दूसरा भाग है मुक्तक काव्य, इसके अंतर्गत प्रगीत और पाठ्य आते हैं। एक चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि एक बहुत फेमस कोटेशन है, बिहारी के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। जब आप बिहारी पढ़ेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, तो उसमें उन्होंने एक तुलनात्मक प्रबंध और मुक्तक काव्य का तुलनात्मक एक कथन दिया हुआ है। अब आपके दिमाग में वो कथन आने लगा होगा, ठीक है, कि अगर प्रबंध वनस्थली है तो मुक्तक क्या है? गुलदस्ता है। ठीक है, तो इस टाइप से उन्होंने एक कथन कहा था बिहारी के संदर्भ में जब वो जिक्र करते हैं। तो इसी तरीके से कोरिलेट करके, जैसे आपने देखा प्रबंध, तो ये कोटेशन आपके दिमाग में आना चाहिए, प्रबंध और मुक्तक काव्य। आप देखेंगे कई किताबों में प्रबंध को ही महाकाव्य भी कहा गया है। ठीक है, तो दोनों को आप ध्यान में रख सकते हैं कि कई बार ये एक ही है, लेकिन यहाँ पर देखिए दो भेद बताया जा रहा है कि महाकाव्य और खंड काव्य प्रबंध काव्य के अंतर्गत ही आते हैं। अब यहाँ पर महाकाव्य नाम से ही इसमें जुड़ा हुआ है महाकाव्य, यानी कि ऐसा काव्य जो कि बड़ा होगा, उसके कई सर्ग होंगे, उसमें बहुत सारे खंड होंगे, बहुत सारे कांड होंगे, महाकाव्य हो सकता है। खंड काव्य यानी कि किसी काव्य का एक छोटा सा हिस्सा, तो खंड काव्य के अंतर्गत है। तो परीक्षाओं में खंड काव्य से पर आधारित कई रचनाएं पूछी जाती हैं। खासतौर से आप देखेंगे राम नरेश त्रिपाठी की कविताओं के बारे में पूछ लिया जाता है कि किस प्रकार की हैं, या फिर मैथिली शरण गुप्त की कुछ रचनाएं जो कि खंड, प्रबंध काव्य, महाकाव्य के अंतर्गत आती हैं। आगे चलकर आधुनिक काल में कुछ रचनाएं आई जो कि खंड काव्य में लिखी गई, उन पर हम बात करेंगे अगले लेक्चर्स में, या फिर महाकाव्य, खंड काव्य पर आधारित एक हम अलग से वीडियो लेक्चर लाएंगे जिससे कि आपको और क्लियरिटी हो। दूसरा काव्य आप देख रहे हैं मुक्तक काव्य, जिसमें लिखा गया प्रगीत और पाठ्य। मुक्तक काव्य यानी कि जो भी नियम कानून रहते हैं काव्य के, उससे फ्री रहना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रगीत, इसकी शुरुआत आप देखेंगे तो छायावाद में निराला की कविताओं से हो जाता है, या फिर महादेवी वर्मा इस विधा में ज्यादा उन्होंने रचनाएं की हैं, प्रगीत। और पाठ्य नॉर्मली आप जैसे कविता पढ़ते हैं जो एकदम छंद मुक्त होती है, लगता ही नहीं है कि वो गद्य है या फिर पद्य है। ठीक है, हालांकि कुछ कुछ उसमें तुकबंदी रहती है। तो ध्यान में रखना है बस कि मुक्तक काव्य के अंतर्गत प्रगीत और पाठ्य, प्रबंध काव्य के अंतर्गत महाकाव्य और खंड काव्य। आगे बात करें तो महाकाव्य पर थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि परीक्षाओं में महाकाव्य की कुछ विशेषताएं देकर ऑप्शन में सवाल पूछ लिया जाता है कि महाकाव्य में कौन सी विशेषता शामिल है और कौन सी विशेषता शामिल नहीं है। तो देख लेते हैं कि महाकाव्य आखिरकार होता क्या है। महाकाव्य में जीवन की समग्रता का चित्रण होता है, यानी कि किसी भी विषय को उठाया जाएगा, किसी भी कथा को उठाया जाएगा, तो उसके जन्म से लेकर मरण तक का पूरा जिक्र किया जाता है, यानी जीवन की जो समग्रता है उसका पूरा समावेश करने का प्रयास किया जाता है। इसीलिए आप देखेंगे रामचरितमानस या फिर महाभारत, तो उसमें कथाएं तो अंदर अंदर बहुत सारी चलती हैं,
लेकिन शुरू से लेकर पात्र के जन्म से लेकर मरण तक का पूरा उसमें चित्रण आपको दिखाई पड़ता है। महाकाव्य सर्गबद्ध होता है। इसके लिए कोटेशन भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, सर्गबद्ध से रिलेटेड है, ठीक है। तो ध्यान में रखना है कि महाकाव्य यहाँ पर लिखा है कि सर्गबद्ध होता है। हालांकि आप देखेंगे कि अलग अलग महाकाव्य जो है अलग अलग खंडों में विभाजित हैं। जैसे आप पृथ्वीराज रासो देखेंगे तो वो समय में है। इसके अलावा रामचरितमानस कांड में है, पद्मावत खंड में है, ठीक है। कई महाकाव्य हैं जो कि सर्ग में है। तो बस आपको ध्यान में रखना है यहाँ कि महाकाव्य जीवन की समग्रता को समेटा रहता है। यह सर्गबद्ध होता है। सर्ग यानी कि कई खंडों में विभाजित रहता है। इसमें वीर रस और श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। यानी कि महाकाव्य में खास तौर से दो रसों की प्रधानता होनी ही होनी है, वीर रस या फिर श्रृंगार रस। तो ये भी कई बार विकल्प में दिया रहता है कि कौन सा रस महाकाव्य में होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि या तो वीर रस रहे या फिर श्रृंगार रस। तो जैसे ही मैंने बताया इसके लक्षण के बारे में, तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा रामचरितमानस या फिर महाभारत या फिर जो भी पद्मावत है या फिर पृथ्वीराज रासो है, तो उसमें कौन कौन से रस मौजूद हैं। खासतौर से देख रहे हैं कि वीर रस और श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। इसमें नायक का उदात्त गुण प्रमुख होता है। आप पढ़ेंगे कि नायक के कई गुण पाए जाते हैं, ठीक है। और नायक कई प्रकार के भी होते हैं। खासतौर से 4 प्रकारों के नायकों की का चर्चा ग्रंथों में मिलता है, जिसमें कि आप देखेंगे कि धीरोदत्त, धीरोद्धत, ठीक है। इस टाइप से 2 और हैं। तो 4 तरीके के नायकों का वो जिक्र किया गया है। लेकिन महाकाव्य में जो नायक होता है उदात्त गुण उसमें प्रमुख होता है। महाकाव्य का उद्देश्य पुरुषार्थ यानी कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति करना भी होता है। आप देखेंगे कि पुरुषार्थ भामा का आप जब काव्य प्रयोजन धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैक्षणम कलासु च पढ़ेंगे काव्य प्रयोजन, तो उसमें बताया गया है कि पुरुषार्थ को भी शामिल किया गया है। यहाँ पर महाकाव्य का जो उद्देश्य है पुरुषार्थ की प्राप्ति करना है। पुरुषार्थ में क्या आता है? 4 तरीके का इसमें भी जिक्र किया गया है। पुरुषार्थ में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पुरुषार्थ का एक दूसरा रूप भी है जिसको कहा जाता है चतुर्वर्ग। इसको ध्यान में रखिए, परीक्षा में पूछा जा चुका है कि वर्ग का मतलब क्या है, ठीक है। चतुर्वर्ग, तो इसको ध्यान में रखिए। चतुर्वर्ग का मतलब है पुरुषार्थ, ठीक है, बल्कि चतुर्वर्ग तो उसी चारों से रिलेटेड है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थ का दूसरा रूप है। डीएसएसबी में एक बार ये सवाल पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर महाकाव्य के लक्षणों के बारे में आपके दिमाग में कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि इसमें जीवन की समग्रता का चित्रण होता है। यह सर्गबद्ध होता है। इसमें वीर रस और श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। नायक उदात्त गुण वाला होता है और महाकाव्य का उद्देश्य पुरुषार्थ यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति करना होता है। महाकाव्यों की चर्चा करें तो 2 प्राचीन महाकाव्य फेमस रहे हैं, रामायण और महाभारत। इसके अलावा हिंदी में पृथ्वीराज रासो से लेकर वर्तमान समय में जो भी महाकाव्य लिखे जा रहे हैं उनको भी आप रख सकते हैं, जो कि सर्गों, खंडों, कांडों और समयों में विभाजित हैं। तो उम्मीद है कि आज के वीडियो लेक्चर के बाद काव्य के भेद, काव्य के रूप आपके दिमाग में क्लियर हो गए होंगे। चाहे वो लिखित परीक्षा में पूछा जाए, चाहे इंटरव्यू में पूछा जाए, आप वहाँ 100% अपना आंसर सही देने का प्रयास करेंगे। तो कमेंट्स कर जरूर बताइए कि आज का ये वीडियो लेक्चर आप सभी को कैसा लगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक और लेक्चर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।